हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट चल रही थी आपकी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसपे हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 13 पे। और आज के लेक्चर पे हमारा एक टॉपिक स्किप हो गया था जो हमने पढ़ा है, जो आपका कैटिनिन और रोटोक्सिन्स। ओके, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको भी सिंपली समझ में आएगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ हमने इस पर पढ़ना क्या है। तो देखिए हम दोनों टॉपिक को एक साथ कवर करते हुए चले, तो पहले दोनों क्या होते क्या है वो देखेंगे, साथ ही साथ इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके लिए टोपोलॉजी क्या होती है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, इनका नोमेनक्लेचर क्या होता है, इनकी सिंथेसिस क्या होती है, सारी चीजें हम एग्जांपल वगैरह सारी चीजें क्लियर करेंगे। होप मैं ट्राई करूंगी आपको पूरा एक्सप्लेन करना, आपको समझ में भी आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए ना, कैटिनिन और रोटेक्सिन पहले होता क्या है मैं आपको बता दूं। ये दोनों क्या है, एक टाइप के मॉलिक्यूल है। ओके, अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री पे चीजें लेते हुए चलती हूँ। तो आपको पता है ना, केमिस्ट्री क्या है, आपकी एक साइंस की ब्रांच है। और आपको पता है केमिस्ट्री की भी अंदर भी आपको और सब ब्रांचेस मिलती है। मतलब जैसे आप जूनियर क्लासेस पे क्या बोलते थे, आपकी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, आपकी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है। फिर आप थोड़े हायर लेवल पे है तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रो केमिस्ट्री, आपको ग्रुप थ्योरी वगैरह अलग अलग ब्रांचेस मिलने लगी। ओके, लेकिन जब आपका 1970s का टाइम चल रहा था, उस समय केमिस्ट्री को एक नई ब्रांच मिली थी जिसे आप बोलते हैं सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। यानी कि मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रही हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर एक और ब्रांच है जिसे आप क्या बोलते हैं, सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। ओके, तो ये सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक आता है वो है आपका वो है आपका कैटिनिन्स एंड रोटोक्सिन्स। यानी कि आपका जो ये रोटोक्सिन्स और कैटिनिन्स है, अभी आप इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, बट ये एक्चुअली इनका जो टॉपिक है ये किसके अंदर आता है, सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के अंदर आता है। और मॉलिक्यूल्स भी सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं, बट आपके सिलेबस में दोनों दिए हैं, तो मैं आज के लेक्चर पे दोनों पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो ये आपको क्या है, ज्यादा आपने सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसको क्या है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही ऐड करा हुआ है। ओके, अब देखो एक और चीज बताइए, मैंने क्या बोला, कैटिनिन और रोटोक्सिन आपकी एक टाइप की क्या है, मॉलिक्यूल है। अब बताइए, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल ही है और इन्हें आपकी जो अलग ब्रांचेज है केमिस्ट्री की, जैसे आपकी ऑर्गेनिक ब्रांच है, आपकी इनऑर्गेनिक ब्रांच है, उनमें ना रख के आपकी एक नई ब्रांच जो है आपकी सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, वहां क्यों रख दिया गया? इसका रीजन कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि ये मॉलिक्यूल्स बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में कुछ ना कुछ डिफर होंगे, तभी तो रखा। तो वो रीजन मैं आपको सिंपली बताती हूँ, उसी के बेसिस पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, तो होता क्या है, देखो अगर मैं आपको जनरली कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दूं, वो जैसे आपका वाटर, वाटर आपका सबसे सिंपल मॉलिक्यूल हुआ। तो अगर आप वाटर में आपसे मैं पूछूं कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होगी, आप बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, अगर मैं पूछूं NaCl में कौन सी बॉन्डिंग है, आप बोलेंगे NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसमें क्या होगी, आयनिक बॉन्डिंग आपको ऑब्जर्व होगी। ओके, वैसे ही क्या है, ये सारी की सारी जो बॉन्डिंग है केमिकल, ये आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्स, ये सारी की सारी बॉन्डिंग को आप सिंपल एक टर्म में क्या बोलते हैं, ये होती है आपकी केमिकल बॉन्डिंग। ओके, लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो मॉलिक्यूल आप ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल में आपको केमिकल बॉन्डिंग मिलेगी। यानी कि आपको कोई ना कोई बॉन्ड वहां मिलेगा, या कोवेलेंट या आयनिक या हाइड्रोजन या फिर वंडरवॉल, कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, लेकिन कैटिनिन और रोटोक्सिन, मैंने क्या बोला, ये भी तो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ जो आपके ग्रुप्स है वो जब आपस में अटैच होंगे तो कुछ ना कुछ बॉन्डिंग यहाँ भी होनी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्डिंग यहाँ भी होनी चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि कैटिनिन और रोटोक्सिन को आप किसकी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं रख रहे। इसीलिए तो आप इसे एक अलग ब्रांच में रख रहे हैं, जिसका मतलब है, जिसे आप बोल रहे हैं सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। इसका रीजन ये है, आप ऐसा समझ सकते हैं, मे बी इसके और रीजन भी है, बट जितना मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि कैटिनिन और रोटोक्सिन जो है, इनके बीच में क्या होता है, कभी भी इनमें क्या होता है, इन मॉलिक्यूल में कभी भी आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए आपने इन्हें दूसरे मॉलिक्यूल जैसे वाटर, NaCl, बाकी जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं उनके साथ ऐड नहीं किया जाता है। ओके, तो सिंपल रीजन पता चला कि कैटिनिन और रोटोक्सिन में आपको कभी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। अब आप बोलेंगे अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब, मॉलिक्यूल है तो ये अलग अलग ग्रुप से ऐड होंगे तभी तो आप इसे मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो अगर अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के साथ ऐड होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ पर को क्या होंगे, ऐड हुए, मतलब कि कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हुई। तो यहाँ कौन सी बॉन्डिंग होगी, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या है, यहाँ पर ये H2O में क्या है, वाटर, मतलब H2 है, हाइड्रोजन दो है और एक ऑक्सीजन है। अब ये दोनों तीनों कंबाइंड होंगे तभी तो वाटर बनाएंगे। तो सेम चीज, अभी आपको कैटिनिन और रोटोक्सिन का फॉर्मूला वगैरह नहीं पता, तो अब मैं वाटर के केस पे बताऊं, अगर मैं बोलूं कि ये रोटिनेन है, ये कैटिनिन है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये आपस में ऐड होंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि कैटिनिन में अगर मॉलिक्यूल एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर जो यूनिट होंगे वो आपकी कंबाइंड होंगी, तभी तो मॉलिक्यूल का टर्म आया। ओके, तो यहाँ पर को अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं है तो
एटम जो है इसके अंदर वो आपस में अटैच कैसे है, तो उसको अब मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके टाइम पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया टर्म आया जिसे आप बोलते हैं मैकेनिकल बॉन्ड। आपने ये बॉन्ड अभी तक नहीं सुना होगा, अभी आप केमिकल बॉन्ड सुनते थे। अब आपको एक नया बॉन्ड मिलेगा, वो होता है मैकेनिकल बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर को कैटिनिन और रोटेक्सेन के केस में कभी आपको केमिकल बॉन्ड नहीं मिलेगा। यहाँ जो बॉन्डिंग होती है इसे बोलते हैं मैकेनिकल बॉन्डिंग। ओके, तो सिंपल समझ में है। अब देखो ना, मैं आपको ना थोड़ा इनका स्ट्रक्चर वगैरह शो करा के दिखाती हूँ, तब आपको चीजें और क्लियर होंगी। ओके, तो देखो ना, कैटिनिन और रोटेक्सिन है तो भाई भाई, लेकिन क्या इनका स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफर है। बाकी नॉमेनक्लेचर स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, बट इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफर है। स्ट्रक्चर कैसा डिफर है? कैटिनिन बोलता है, कैटिनिन ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, ये देखो, ये पूरा आपका कैटिनिन का स्ट्रक्चर है जो कि सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। ओके, और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, ये सबसे सिंपल है। ओके, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये आपकी एक रिंग है। ओके, इस रिंग को, जो स्काई ब्लू वाली रिंग है, मैंने इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बट होप आपको समझ में आएगा। देखो, ये आपकी एक स्काई ब्लू वाली रिंग है, इससे आप बोल सकते हैं मैक्रो साइकिल। अब आप बोलेंगे मैक्रो साइकिल क्यों बोला? देखो, ये साइक्लिक है तो आपने साइकिल बोला। मैक्रो क्यों बोला? मैक्रो आप बड़ी चीज के लिए बोलते हैं, माइक्रो आप छोटी चीजों के लिए बोलते हैं। तो मैक्रो आप देख सकते हैं, इसे आप मैक्रो साइकिल भी तो बोल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो साइकिल बनी है वो छोटी छोटी साइकिल से बनी। यहाँ पर को आपको साइकिल, ये हेक्सेन रिंग है, यहाँ भी हेक्सेन, यहाँ भी हेक्सेन, यहाँ भी हेक्सेन, मतलब यहाँ पर को बहुत सारी हेक्सेन रिंग जब कंबाइन हुई और उन्होंने एक बड़ी रिंग का फॉर्मेशन किया, तो आप इसे मैक्रो साइकिल बोल सकते हैं। तो ये स्काई ब्लू वाली एक माइक्रो साइक्लिक रिंग, और ये येलो वाली दूसरी मैक्रो साइक्लिक रिंग। ओके, और आप देखिए, ये दो मैक्रो साइक्लिक रिंग जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रही है, यहाँ पर देखो बॉन्डिंग कैसी हो रही है, आप वो समझो। जैसे आपके छल्ले होते हैं ना, जैसे आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे आपके वायर होते हैं, तो जैसे आपकी गोल गोल वायर है, अगर आप इन्हें क्या कर दो, एक दूसरे के अंदर फंसा दो, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना, इसी को बोलते हैं कैटिनेन। ओके, तो कैटिनेन में क्या होता है, कैटिनेन में आपके पास साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि जिन्हें आप मैक्रोसाइक्लिक रिंग कह रहे हैं। ये दोनों मैक्रोसाइक्लिक रिंग, ये दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ये एक दूसरे के साथ अटैच तो है। देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ लॉक है। ओके, लेकिन ये जो लॉक है, यहाँ पर को कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं लग रहा। यहाँ पर जो स्काई ब्लू वाली रिंग है, यहाँ पर ही स्काई ब्लू वाली रिंग में अपने अंदर केमिकल बॉन्ड बना होगा, येलो वाली रिंग के अंदर केमिकल बॉन्ड बना होगा, लेकिन ये दोनों मैक्रोसाइक्लिक रिंग जब एक दूसरे के साथ लिंक करके बैठी हुई है, यहाँ पर को कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं है। यहाँ जो बॉन्ड है, इसे आप बोलते हैं मैकेनिकल बॉन्ड। समझ में आया? तो कैटिनेन के केस पे क्या होता है, आपको हमेशा साइक्लिक कंपाउंड ही मिलेंगे, यहाँ आपको रिंग ही मिलेंगी। ओके, रिंग ही आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके हुए बैठी होंगी। अगर आपको इनमें से किसी भी रिंग को सेपरेट आउट करना है, तो अभी आप खुद ही सोच लीजिए, आप अपने फिंगर को राउंड करके मतलब राउंड कर सकते हैं दोनों हाथ की। ओके, और उन दोनों को एक दूसरे में फंसा लीजिए। अगर आपके दोनों फिंगर्स में क्या है, एक दूसरे में फंस गई, तो आपको अगर उन दोनों को अलग कराना है, तो आपको बीच से रिंग को तोड़ना पड़ेगा, होगा ना। अगर आपकी दो रिंग आपस में फंस गई और आप इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा चाहते हैं, तो इनमें से किसी रिंग को आपने तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला, कि आपकी रिंग में, ये येलो वाली रिंग के अंदर केमिकल बॉन्डिंग होगी, स्काई ब्लू वाले के अंदर केमिकल बॉन्डिंग होगी, लेकिन येलो और स्काई ब्लू जब एक दूसरे को लॉक कर रहे हैं, उस केस में जहां पर को कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर होगी मैकेनिकल बॉन्डिंग। तो जब भी आपको ये दोनों रिंग को आपको तोड़ना है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड को तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग ब्रेक होगी, उसे बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि समझ रहे हैं ना, आपको ये तोड़ना होगा। केमिकल बॉन्डिंग क्यों तोड़े? क्योंकि देखो, अगर आपने इसे सेपरेट करना है, तो मे बी आपने येलो वाले का ये बॉन्ड तोड़ना होगा, तभी तो सेपरेट होगा। स्काई ब्लू वाले का ये बॉन्ड, तो मैंने क्या बोला, स्काई ब्लू वाली अपने तो मैं तो केमिकल बॉन्डिंग बना रही है, येलो वाली अपने में केमिकल बॉन्डिंग बना रही है, बट ये एक दूसरे के साथ नहीं बना रहे। तो रिंग को जब तोड़ना होगा, तो इन्होंने अपने आप को ही तो तोड़ना होगा, तभी तो एक दूसरे के साथ सेपरेट होंगे। वो समझ में आ रहा है ना, रिंग जैसे फंसती है वैसे। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड आपको तोड़ने ही पड़ेंगे। ओके, लेकिन ये हो गया आपका कैटिनेन का कॉन्सेप्ट। रोटेक्सेन में क्या होता है, देखो रोटेक्सेन के केस में क्या होता है, यहाँ पर को भी आपको सेम चीज मिलेगी, यानी कि सारा कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, लेकिन यहाँ आपको साइक्लिक रिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको एक साइक्लिक रिंग मिलेगी, और जो दूसरी रिंग मिलेगी वो आपकी साइक्लिक नहीं होगी, वो होगी आपकी स्ट्रेट। ओके, लेकिन स्ट्रेट में आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, स्ट्रेट का जो ये एंडिंग पॉइंट होगा, जो आपका टर्मिनल पोर्शन होगा, वो बल्कि ग्रुप से अटैच होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, जैसा आपके घर पे डंबल होते हैं, तो डंबल में क्या होता है, आपको पता है, ये साइड का पोर्शन वेज वाला होता है, मतलब बहुत हैवी होता है, बल्कि होता है। ओके, और अगर ये आपका जो डंबल है, जिसको आप ग्रिप वाला पोर्शन जो आपका पतला वाला रहता है, उस पर अगर आप एक रिंग फंसा देंगे, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका सेम रोटेक्सेन का जैसा होता है, जो कि क्या बोल रहा है, कि आपका जो ये सेंटर पे है ना, यहाँ पर को सेंटर पे आपके पास एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, जैसा आपके कैटिनिन के केस पे थी। ओके, ये मैक्रोसाइक्लिक रिंग, लेकिन दूसरी मैक्रोसाइक्लिक रिंग नहीं होगी। ये कौन सी रिंग होगी, ये एक स्ट्रेट चेन होगी, बट इस स्ट्रेट चेन की एंडिंग पे क्या होगा, आपका बल्कि ग्रुप होगा, जैसे आपके डंबल में होता है। क्यों?
क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल स्ट्रेट चेन होती तो ये जो रिंग है वो आसानी से निकल सकती ना, बाहर आराम से निकाल सकते थे, लेकिन साइड में बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये जो रिंग है ये सेंटर पे ही फंस गई, ना ये यहाँ आ पा रही है ना यहाँ आ पा रही है। तो यहाँ भी आपका सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि ये दोनों जो रिंग है ये आपस में जो बॉन्ड से अटैच है, इस बॉन्ड को बोलते हैं मैकेनिकल बॉन्ड। लेकिन मैंने क्या बोला, स्काई ब्लू वाली रिंग के अंदर अपना बॉन्ड होगा जिसे आप केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और ये जो आपकी रिंग है इसके अंदर अपनी जो बॉन्डिंग होगी उसे आप बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ओके, अब आप बताइए एक और चीज, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला अगर आपने दोनों रिंग को सेपरेट करना, आप चाह रहे हैं कि ये जो आपकी लॉन्ग चेन है वो सेपरेट हो जाए और आपकी ये अंदर वाली जो साइक्लिक रिंग है वो सेपरेट हो जाए, तो आपको क्या करना होगा? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर को कुछ बॉन्डिंग तोड़नी होगी तभी तो, या जो आपने क्या होगा ये साइक्लिक रिंग की बॉन्डिंग तोड़नी होगी, मैक्रोसाइक्लिक रिंग की, या ये लॉन्ग चेन में कुछ ना कुछ बॉन्ड तोड़ने होंगे तभी तो दोनों सेपरेट होंगे। मे बी आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया यहाँ का, तभी तो आप इस रिंग को आइसोलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो इतने मोटे मोटे ग्रुप अटैच है, आप इस रिंग को निकाल ही नहीं सकते। वही चीज यहाँ पर को बोली गई है कि अगर आपने दोनों रिंग को सेपरेट आउट करने हैं तो आपने क्या कुछ ना कुछ बॉन्ड को बीच में से तोड़ना ही पड़ेगा। ओके, तो आप बस स्ट्रक्चर समझ में आए। अब देखो अब मैं आपको थ्योरी बताऊंगी तो आपको कितनी सिंपली समझ में आएगी। ओके, तो वेट कीजिएगा। देखिए अभी पहले डेफिनेशन ये वाली चीजें देखते हैं, देन हम आगे नॉमेनक्लेचर, तो बहुत बेसिक है, पहले टर्म समझ जाइए। ओके, तो ये डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, अगर मैं कैटिनियंस के बारे में बोलूं तो ये बोल रहा है कैटिनियंस एक टाइप के ऐसे कंपाउंड है, देखो कंपाउंड है, ओके, तो जो कि क्या है आपके दो या फिर दो से ज्यादा रिंग से बने होते हैं। यहाँ पर को सिर्फ आपको रिंग मिलेगी, यहाँ आपको रिंग और लॉन्ग चेन दोनों मिलेगा। ओके, तो ये बोल रहा है ऐसे कंपाउंड जो आपके रिंग से बने हुए हैं, और वो रिंग आपके साथ क्या होती है, इंटरलॉक्ड होती है, वो भी मैकेनिकल इक्विवेलेंट, कोई केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ लॉक नहीं होती। कौन सी बॉन्ड से अटैच होती है? मैकेनिकल बॉन्ड से, विदाउट एनी कोवेलेंट बॉन्ड, कोई आपका कोवेलेंट बॉन्ड वहां पर को आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो वही चीज बोल रहे कि यहाँ पर को क्या है, बॉन्ड आपकी इंटरलिंक्ड है बट कोई कोवेलेंट इंटरेक्शन यहाँ पर को नहीं है, नो कोवेलेंट इंटरेक्शन बट स्टिल टुगेदर, यहाँ पर को कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है बट ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर भी है। ओके, अगली चीज यहाँ पर को मैंने जो बोला वही चीज लिखा है कि जनरली जब आपने इन दोनों रिंग को एक दूसरे से सेपरेट आउट करना है तो आपको कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि रिंग क्या है, आपस में इंटरलॉक है। इन दोनों को आपस में देखो, आपके बीच में जो बॉन्ड लग रहा है वो है मैकेनिकल, बट मैकेनिकल बॉन्ड तोड़ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको क्या तोड़ना होगा? केमिकल बॉन्ड, तब जाके आपकी रिंग आप सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अगली चीज बोल रहा है कि जो आपका कैटिनिन जो टर्म है ना, ये आपका लैटिन से आया है, जिसका मतलब होता है कैटिन का मतलब होता है ये एन तक का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है छेद। ओके, और यहाँ पर को पता चला है इसी के बेसिस पे क्या है, आप समझ गए इसका नाम कैटिनिन क्यों रखा गया, क्योंकि यार जितनी भी माइक्रोसाइक्लिक ये जो रिंग है वो, मतलब ये रिंग नहीं बोल सकते, ये जो मॉलिक्यूल है, जो ये अलग अलग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, ये हमेशा साइक्लिक फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका नाम बोला गया कैटिनिन। ओके, तो ये चीज समझ में आए। और वही चीज बोला है कि ये जो चेन है ये आपस में क्या है, बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसे आप बोलते हैं मैकेनिकल बॉन्ड, ये टर्मोलॉजी है फॉर अ मैकेनिकल बॉन्ड, जो ये दो रिंग को आपस में कनेक्ट करके हुए बैठी हुई है। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला बोल रहा है, अब हम लोग रोटेक्सिन की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सेम चीज आप रोटेक्सेन के लिए देख लीजिए, तो रोटेक्सेन के केस में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रोटेक्सेन जो है वो आपकी लॉन्ग, यानी कि मैंने क्या बोला, यहाँ पर कुछ साइक्लिक तो आएगी बट एक लॉन्ग चेन भी होगी, तो यहाँ पर आपके पास एक लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल होता है, दूसरा आपका क्या होता है, एक डंबल शेप मॉलिक्यूल, जो आपका लॉन्ग लीनियर, ठीक है, तो देखो अब आगे बढ़िए। अब दूसरा क्या है, अब हम लोग रोटेक्सेन्स के बारे में भी देख लेते हैं। रोटेक्सेन के केस में क्या होता है, ये बोल रहा है, आपको पता है यहाँ पर कोई एक लॉन्ग चेन होगी, यानी कि एक मॉलिक्यूल लॉन्ग होगा, दूसरा आपका साइक्लिक होगा। ओके, तो ये बोल रहा है एक मॉलिक्यूल आपका लॉन्ग है, लीनियर मॉलिक्यूल है, जो कि आपको डंबल शेप का मिलेगा, जो है डबल डंबल, यानी कि ये आपका क्या है, डंबल शेप का है, इसके बीच में आपकी दूसरी साइक्लिक रिंग फंसी हुई है। ओके, तो ये बोल रहा है इसका जो नेम है रोटेक्सिन, वो कहां से आया, ये भी आपका लैटिन टर्म से आया, जिसका मतलब होता है व्हील एंड एक्सिस। व्हील एंड एक्सिस मतलब, व्हील आपको पता है पहिया आपका क्या होता है, गोल होता है, तो रोटा मतलब क्या होता है लैटिन टर्म में, इसका मतलब होता है व्हील। व्हील आपका क्या होता है, सर्कल जैसी होती है, तो ये हो गया आपका व्हील। और आपका जो एक्सिस होता है रोटेक्सेन, जो आपका एक्स एन है, इसका मतलब होता है एक्सिस। एक्सिस आपको पता है क्या होती है, स्ट्रेट होती है, लॉन्ग चेन होती है, तो ये इसका टर्म हुआ एक्सिस।
एक्सेस का। ओके, तो इन दोनों के टर्मिनोलॉजी, इन दोनों के अपीयरेंस के बेसिस पे इसको जो टर्म मिला उसे बोला जाता है रोटेक्सेंस। ओके, और बाकी चीजें मैंने आपको बोली दी कि क्या होगा अगर आपने दोनों को सेपरेट आउट करना है तो कुछ केमिकल बॉन्ड आपने तोड़ने ही होंगे, और आपके क्या होगा एंडिंग पोजीशन पे यानी कि टर्मिनल पोजीशन पे आपको कोई ना कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जो मैंने चीज आपको बोली वही चीज यहाँ पर कुछ थ्योरी के फॉर्म में लिखी हुई है, आपके लिए नोट्स बन जाएंगे, आप इसे ले सकते हैं। ओके, अगली चीज एक और टर्म यहाँ पर को आता है स्यूडोरोटेक्सिन्स। ओके, अब स्यूडोरोटेक्सिन्स क्या होता है? स्यूडोरोटेक्सिन्स ये होता है जिनमें क्या होता है, देखो जिनमें क्या होगा आपके पास एक लीनियर चेन होगी और यहाँ पर कोई एक रिंग होगी, जैसे यहाँ पर को है, जैसे यहाँ पर है, सेम होगा। ओके, लेकिन मैंने क्या बोला आपके टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ पर बल्की ग्रुप होने चाहिए, लेकिन स्यूडोरोटेक्सिन के केस में यहाँ पर को बल्की ग्रुप नहीं होते। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है इसी को बोला जाता है स्यूडोरोटेक्सिन्स। ओके, यानी कि स्यूडोरोटेक्सिन्स क्या होता है, आपकी सेम स्ट्रक्चर है बट यहाँ पर को अगर बल्की ग्रुप नहीं हुआ तो इस टाइप के रोटेक्सिन्स को आप बोलेंगे स्यूडोरोटेक्सिन्स। ओके, अगला बोल रहा है स्यूडोरोटेक्सिन्स क्या होगी, आपके प्रिकर्सर की तरह बिहेव करते हैं फॉर ए रोटेक्सिन और एज वेल एज कैरेटीन, तो कैटिनिन्स। ओके, यानी कि जब आपको कैटिनिन्स और रोटेक्सिन्स का फॉर्मेशन कराना है, जब आप इनकी सिंथेसिस कराएंगे तो आपका प्रिकर्सर, प्रिकर्सर क्या होता है, जो आपका फॉर्मेशन कराने में जो आपकी क्या होती है प्राइमरी यूनिट, जो आपका क्या होता है बेस होता है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं प्रिकर्सर मतलब होता है जन्मदाता। ओके, यानी कि जो आपकी सिंथेसिस कराने का मेन पॉइंट होता है, यानी कि सबसे बेसिक चीज होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो ही आपका क्या होता है स्यूडोरोटेक्सिन। तो स्यूडोरोटेक्सिन्स क्या है, एज अ प्रिकर्सर भी बिहेव करता है जब भी आपने रोटेक्सिन या फिर कैटिनिन्स की सिंथेसिस करानी है। इतनी चीज क्लियर है कि इतनी चीज हुई। अब आगे बढ़िए, ठीक है, अब हम लोग सेकंड चीज पढ़ते हैं किसके बारे में, कैटिनिन्स और रोटेक्सिन्स के बारे में। ओके, तो सेकंड चीज है इनकी केमिकल टोपोलॉजी। तो केमिकल टोपोलॉजी मतलब क्या है, तो देखिए जैसे आप आइसोमर्स पढ़ते हैं वैसे ही होता है केमिकल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स, मतलब उनको टोपोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, टोपोलॉजिकल आइसोमर मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे की क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह बिहेवियर उनका अलग अलग होगा, बट अगर उनमें नंबर ऑफ एटम, उनमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग, उनमें नंबर ऑफ क्या है मतलब वे ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि किस तरह से वहां पर को बॉन्डिंग हो रखी है, किस टाइप का कनेक्शन है, अगर वो सारी की सारी चीजें सेम हो, दो स्ट्रक्चर है, दो जैसे आप यहाँ पे देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर है, ये दोनों कैटिनियंस के हैं, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रिंग दोनों में सेम है, दो है, यहाँ पर को देखो एक आपकी पर्पल वाली, दूसरी वाली आपकी रेड, यहाँ पर एक स्काई ब्लू, एक ही आपका पर्पल, यानी कि इसका मतलब क्या है दोनों के केस में दो रिंग है, बट यहाँ पर आप देखिए इन दोनों की प्रॉपर्टी कैरेक्टर वगैरह सब अलग अलग होगा, लेकिन अगर आप इनमें देखेंगे इनके नंबर ऑफ एटम सेम है, यहाँ पर को बॉन्डिंग का तरीका अलग है, एक है, और इनका कनेक्शन एक है, देखो एक रिंग ने दूसरे को बांध के रखा हुआ है, एक को दूसरे को क्या है नॉक करके रखा है, यहाँ भी आपको सेम चीज मिल रहा है, एक रिंग ने दूसरे रिंग को नॉक करके रखा हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को एक दूसरे को क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है एक दूसरे के टोपोलॉजिकल आइसोमर है। तो केमिकल टोपोलॉजी उसी को बोलते हैं, केमिकल टोपोलॉजी जो है वो डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टी डिफरेंस ऑफ ए कंपाउंड। आपके दो कंपाउंड है उनमें क्या है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी डिफरेंस तो है, लेकिन वो एक दूसरे से आइडेंटिकल है किस रिस्पेक्ट में, अगर आप उनमें क्या देखेंगे नंबर ऑफ एटम देखेंगे और उनकी ज्वाइनिंग देखेंगे, उनमें कैसे अरेंजमेंट हुआ है, किस टाइप की बॉन्डिंग है, किस टाइप का कनेक्शन है, अगर इन बेसिस पे आप एक दूसरे को देखें, एक दोनों दो एटम आपने लिए, दो आपने मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल लिए दूसरा मॉलिक्यूल लिए, ओके दोनों कैटिनेन्स के है। ओके, अब आप इन्हें टोपोलॉजिकल आइसोमर कह रहे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के केस में अगर आप देखेंगे ये दोनों क्या है आपका अलग अलग बिहेवियर प्रॉपर्टी वगैरह शो कराएंगे, लेकिन इन दोनों के केस में जो आपकी नंबर ऑफ एटम है, ज्वाइनिंग ऑफ एटम है, कनेक्शन बॉन्डिंग वगैरह आपको एग्जैक्ट सेम मिलेगी, इसका मतलब ये दोनों को आप बोलेंगे टोपोलॉजिकल आइसोमर। ओके, तो ये कैटिनियंस के केस में तो होता है, लेकिन रोटेक्सेन्स के केस में जनरली आपको आइसोमर्स वगैरह नहीं मिलते, यानी कि रोटेक्सेन्स के केस पे आपको आइसोमर्स नहीं मिलते, कैटिनियंस के केस पे आपको मिलता है, वो चीज मैंने यहाँ पर को ऐड की है, बाकी थ्योरी मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड चीज आ गई आपकी नॉमेनक्लेचर। ओके, तो मैंने आपके लिए बहुत चीज ऐड की हुई है, मे बी आपको मैं समझा भी पाऊं, मैंने इतना अपने टाइम पे भी नहीं लिखा हुआ था, बट मैं आपके लिए ये सारी चीजें लेके आई हुई। ओके, तो देखो नॉमेनक्लेचर के केस पे क्या होता है, आपको क्या है कैटिनियंस और रोटेक्सेन्स के लिए एक नॉमेनक्लेचर करना है। ओके, तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो देखिए नॉमेनक्लेचर जो है जैसे आपने क्राउन ईथर पे किया हुआ था सेम वैसा ही आपका यहाँ भी नॉमेनक्लेचर होता है। क्राउन ईथर के केस पे क्या करते थे, आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे और अंदर नंबर ऑफ एटम्स लिखते थे। ओके, तो यहाँ भी आपने ऐसा ही करना है, यहाँ पर को नंबर ऑफ एटम तो लिख नहीं सकते क्योंकि आपके पास क्या है ये पूरी मैक्रो, देखो ये
ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया, ये इतनी छोटी रिंग होती है मत समझ लीजिएगा, रिंग आपकी बहुत बड़ी बड़ी होती है जैसे ये है, वैसे इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर को दिखाया हुआ है। ओके, तो देखो ये जो ब्रैकेट लिखा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो नंबर आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके नंबर ऑफ रिंग को। ओके, तो यहाँ पर को आप नंबर ऑफ रिंग लिखेंगे 2 3, जितने नंबर की रिंग है वो, और बाकी आप अपना कैटिनियंस का नाम लिखेंगे। ओके, अब देखो वही चीज, जैसे ऐसा नॉमेनक्लेचर तो आप क्राउन ईथर पर भी कहते थे ना, तो वही चीज है, जो इसका नॉमेनक्लेचर होता है, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रिंग के बेसिस पे करेंगे, जितनी नंबर की रिंग है आपने उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, बाकी चीजें आपकी सेम है। ओके, तो वही बोल रहे एग्जाम्पल है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मैं पहले यही से एक्सप्लेन करती थी, यहाँ पर देखिए ये आपके क्या है, आप पहले खुद डिसाइड करो ये कैटिनिन है या रोटेक्सिन, तो आपको पता चल गया, देखते हैं ये क्या है, कैटिनिन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो स्ट्रक्चर्स है, जो आपकी साइकिल, जो आपके मॉलिक्यूल है आप बोल सकते हैं, वो आपकी क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है, उसका मतलब ये आपके कैटिनिन्स है। बट इस कैटिनिन्स को आपने क्या नाम दिया, इसे आपने बोला 2 कैटिनिन, मतलब यहाँ पर को 2 साइकिल है। ओके, अब एक और चीज देखो, जैसे आपने क्राउन ईथर के केस में मैंने आपको पढ़ाया था, क्राउन ईथर के केस पे क्या होता है, आप यहाँ पर को ये स्ट्रक्चर वगैरह तो बना लेते हैं, और सेंटर पे क्या है, कोई भी मेटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी मेटल नहीं, आपके गिने चुने पोटेशियम वगैरह मेटल्स होते हैं, मैंने वहां आपको बताया था। ओके, तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ भी होता है, आपके यहाँ पर को क्या है, जो ये 2 लिंक आप एक दूसरे को नॉक करके बैठी हुई है, एक दूसरे को लॉक करके बैठी हुई है, इनके बीच में आपका मेटल भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे यहाँ दूसरे स्ट्रक्चर पे दिखा है। ये क्या है, देखो एक और चीज बता दूं, कैटिनेन्स को ना आप यहाँ पर को कैटिनेंड भी बोल सकते हैं, कैटिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। कैटिनेन को आप नैंड भी बोल सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, पीछे एड भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है और कोई गलत चीज भी नहीं है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर को आपने 2 कैटिनेन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपने 2 कैटिनेन लिखा है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपने मेटल की यूनिट को भी अंदर पुट कर रखा है, यानी कि ये मेटल भी नीचे अंदर पुट हो सकते हैं, जैसे आपने क्राउन ईथर में किए हुए थे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर आपने इसे 3 कैटिनेन्स कहा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट क्या है आपकी 3 है। ओके, अब देखो ये जो होता है, मैंने आपको आगे बताया, इस टाइप की स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, ये होता है आपका रोटेक्सेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका एक साइक्लिक रिंग है और एक आपकी लंबी लॉन्ग चेन है, बट मैंने क्या बोला था, ऐसी लॉन्ग चेन जिनके साइड में आपका जो टर्मिनल पोजीशन है, वहां पर को कोई भी बड़ा बल्कि ग्रुप नहीं हो, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं स्यूडो, तो ये बन गया स्यूडो रोटेक्सेंस। ओके, यानी कि रोटेक्सेन जैसा दिखता है बट है नहीं टाइप का। ओके, तो देखो ये हो गया आपका स्यूडो रोटेक्सिन। अब आप यहाँ बताइए, यहाँ पर क्या है, इससे आप बोलेंगे 2 रोटेक्सिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर को क्या है, देखो एक आपकी साइक्लिक यूनिट है, दूसरी आपकी लॉन्ग यूनिट है, जैसे आपकी 2 साइक्लिक थी, आपको पता है रोटेक्सिन के केस में तो एक साइक्लिक और एक रिंग होनी चाहिए, और देखो यहाँ रिंग के टर्मिनल पोजिशन पे क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो आपने इसे स्यूडो नहीं बोला, तो इसमें मैंने सिर्फ 2 लिखा है, क्योंकि स्पेस नहीं हो रही थी, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 2 रोटेक्सिन। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 3। क्यों, क्योंकि एक आपकी लॉन्ग चेन, 2 आपकी साइकिल वाली चेन, यानी कि मैक्रोसाइक्लिक रिंग, तो ये बन गई आपकी 3 रोटेक्सेंस। कितनी सिंपल सी बात है। तो इनका जो ये नेमिंग पैटर्न है, ये सेम आपको जैसे आपने क्राउन ईथर पे किया था वैसा ही करना है। इतनी चीज क्लियर है। तो देखो अब मेरे को ये थ्योरी पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना, तो आप ये चीजें पढ़ सकते हैं, आपके नोट्स मटेरियल के लिए भी हो जाएंगे, मैंने जिस चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब मैं एक एक करके पढ़ने लगूंगी तो पता है मैं खुद थक जाती हूँ इतना सब कुछ बोलने में, और टाइम भी बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, अगर कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी नोट्स वगैरह तो मैंने सिंपल लैंग्वेज पे लिखे हैं, आप इन्हें कैरी कर कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो चीज हुई। अब यहाँ पे देखो देखो अब ना यहाँ पर को हम लोग एक नई चीज सीखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, अभी आपसे मैंने सिंपल इतना बोला कि अगर आप इनकी नेमिंग कराएंगे तो आपने जैसे क्राउन ईथर में की वैसी कराइए, बट अब आपको एक और चीज देखनी है। देखो अभी तो आपको क्या है, मैंने सिंपल साइकिल जैसे ये गोल गोल छल्ले जैसे दिखा दिए, बट एक्चुअल में कैटिनिन छल्ले जैसे जो क्या होता है, ये आपके डंबल शेप जैसा होता है, ये इनका स्ट्रक्चर हम इनको कोरिलेट करते बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसा दिखते हैं। ओके, बट ये एक्चुअल में जो क्या ऐसे होंगे, इनका कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मूला, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल तो होंगे। तो अब हम एक एग्जांपल एटलीस्ट दोनों के लिए, कैटिनिन और रोटेक्सेन के लिए एक एक एग्जांपल तो पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको आगे ले जाती हूँ, आपको कोई नए टर्म से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, वो है एक आपका हो गया अल्फा, एक हो गया आपका साइक्लो। ओके, अब आप अल्फा कहाँ ऐड करेंगे, साइक्लो कैसे ऐड करेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो देखिए दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, ये और ये। पहले आप इसको देखो, तो देखिए आप इसे देखते ही पता चल गया ये आपका क्या है, रोटेक्सेन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक साइक्लिक रिंग है और आपकी एक लॉन्ग चेन है, तो आपको बोल गया कि ये आपका रोटेक्सेन है। ओके, और इसमें आप कैसे पता चलेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर को कोई भी लॉन्ग चेन नहीं है, यहाँ पर को क्या है, सब साइकिल है, यानी कि ये क्या हो गया, कैटिनिन। ओके, अब आप देखिए आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो सिंपल ये आपको प्रॉपर एक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं उठा के लाई हूँ, ये आपके सिंपल एग्जांपल है, एटलीस्ट एक एग्जांपल आप दे दीजिएगा। ओके, तो ये रोटेक्सेन के केस में क्या बोल रहा है, आपको नेमिंग कैसे करनी है, मैंने क्या बोला, पैसे क्राउन ईथर की तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और नंबर ऑफ रिंग बताइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर को नंबर ऑफ रिंग क्या है, चाहे आपकी साइक्लिक हो या फिर लॉन्ग चेन हो, तो आप बताएंगे क्या
है, एक साइक्लिक है, एक लॉन्ग चेन है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2। ओके, उसके बाद आपने क्या लिखा, तो देखिए उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर लिखा 110 डाई एराइल डेकेन। अब ये कहां से आया, तो देखिए ये जो आपकी लॉन्ग चेन है ये आपकी 110 डाई एराइल डेकेन ही तो है। देखो फर्स्ट और 10th पोजीशन पे आपका क्या लगा है, देखो ये आपका डेकेन, क्योंकि 10 मतलब होता है डेकेन, तो ये देखो ये बन गया आपका डेकेन। ओके, अब देखो यहाँ पर को पहला, ये कार्बन के पहले और कार्बन के लास्ट में भी लगा हुआ है आर ग्रुप, यानी कि आपका एराइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि आप इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट और 10th पोजीशन पे, यानी कि 1 और 10 डाई एराइल, दो एराइल है तो आपने लिखा डाई एराइल डेकेन। इतनी चीज क्लियर है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आपको एक और टर्म यूज करना है, वो है साइक्लो। साइक्लो आप कब यूज करेंगे, जब आप साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। मतलब देखो अगर मैं इसे सिंपली ऐसे बोल देती, अगर मैं इसको साइक्लो नहीं लिखती, इसको मैं बोल देती ये है आपका इकोसेन। ओके, तो इकोसेन अगर मैं आपको सिंपली बोलती, साइक्लो नहीं लगाती, तो इकोसेन मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। इकोसेन आप तब बोलते हैं जब आपके पास एक कार्बन एटम होता है, मतलब एक कार्बन एटम नहीं होता, जब आपके पास 20 तो कार्बन एटम होता है और इनमें जो हाइड्रोजन होता है वो होता है आपका 42, इसे बोलते हैं इकोसेन। ओके, तो अगर मैं इसे क्या बोलती थी, इकोसेन बोल देती, इसका मतलब क्या होता, आप बोलते कि आपके पास C20H42 और 42 कार्बन एटम है। ओके, लेकिन अगर मैंने इसके आगे साइक्लो लगाया, देन आप ये समझ गए कि आपके जो ये कार्बन एटम है वो कहां प्रेजेंट है, साइक्लिक में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाली जो रिंग है जो आपने सिंपल लिखी है, ये आपकी लॉन्ग चेन की आप बात कर रहे हैं, और जिसके आगे आप साइक्लिक टर्म यूज कर रहे हैं वो आपकी साइक्लिक की बात कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ हमने दोनों के आगे साइक्लो लिख दिया। अगर मैं साइक्लो नहीं लिखता, इसका मतलब ये हो जाता ना कि मैं आपको सिर्फ लॉन्ग चेन की बात कर रही हूँ और स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाता। इसलिए आपने ये याद ध्यान में रखना है, जब आप साइक्लिक की बात करेंगे तो आगे साइक्लो भी टर्म यूज करेंगे। ओके, तो अब आपने लिखा साइक्लो इकोसेन, मतलब क्या हुआ, साइक्लिक कंपाउंड है। इकोसेन मतलब C20H42 कार्बन एटम की आप बात कर रहे हैं, देन आपने लिख दिया रोटेक्सेन। ओके, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया रोटेक्सेन का, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बट देखो रोटेक्सेन का सिंपल है, आप अब बात कीजिए अपने ये कैटिनेन पे। ओके, तो कैटिनेन पे देखो आपको एक और चीज मिल रही है, यहाँ पर आप देखेंगे ना, कैटिनेन में सिर्फ आपको 2 रिंग मिल रही है, आप इसे 3 रिंग मत समझिएगा और ब्रैकेट के अंदर 3 मत कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक रिंग है आपकी ये स्काई ब्लू वाली, दूसरी रिंग है ये बाहर की रेड वाली। इसके अंदर जो ये वेज में मैंने दूसरा रेड दिखाया ना, ये सभी सब यूनिट है बोल सकते हो, जैसे मतलब एक छल्ला है, छल्ले के अंदर दूसरा छल्ला है, यानी कि ये नई यूनिट नहीं है, ये इसी छल्ले की छोटी यूनिट है। ओके, यानी कि ये इसी का पार्ट है, नई रिंग नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा टर्म का यूज किया जाता है। अगर अल्फा देखो यहाँ पर आपके पास 2 सब छल्ले, मतलब एक छल्ले के अंदर दूसरा छल्ला है, तो आपने लिखा अल्फा 2। ओके, यानी कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर पूरा नेमिंग लिखा, उसके बाद लिखेंगे ब्रैकेट किया अल्फा इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर मैं एक और छल्ला दिखा दी थी तो आप लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3। तो ये चीज आप को रिप्रेजेंट कर लेना। मे बी आपको बहुत सारे एग्जांपल नहीं आते, बट टीचर को तो ऑब्वियस सी बात है आएंगे तो वो समझ जाएगा। ओके, तो आपने क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू 2 लिख देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 छल्ला लगाया, 3 लगाते तो आप क्या कर देते, अल्फा इज इक्वल टू 3, 4 लगाते तो अल्फा इज इक्वल टू 4। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, अब इसकी नेमिंग थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मतलब बहुत भयंकर है, क्योंकि देखो 32 कार्बन एटम है, यहाँ 30 कार्बन एटम है, तो आप यहाँ पर को क्या लिखेंगे, आपने लिखा है, पहले लिखा है 2 क्यों लगा, सिर्फ 2 छल्ला है यहाँ पर को, ये तो छल्ले के अंदर छल्ला है, ऐसा टाइप का है। ओके, तो 2, फिर लिखा आपका साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है, ये बोल रहा है। देखो फिर आपने लिखा है ट्राई, मतलब 3 की बात बोल रहा है, ट्राई एकोनेटे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आप किसी ऐसी रिंग की बात कर रहे होते हैं जिसके अंदर होता है C30 कार्बन एटम, यानी कि ये जो टर्म है ना, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, इनका बिल्कुल स्पेलिंग वगैरह, ये नंबर ऑफ कार्बन कितने होता है, वो सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, जो आप यहाँ पर को रिप्रेजेंट करेंगे और उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर को दिखाएंगे। और लास्ट में आपने क्या लिख दिया, कैटिनेन। कैटिनेन क्यों, क्योंकि एक टाइप का कैटिनेन कंपाउंड है। ओके, रोटेक्सेन नहीं है, ये क्या है, कैटिनेन, तो आपने फिर लिख दिया कैटिनेन। समझ में आया? तो इनको वो जो है कि हम लोग ना जनरली अपने डेली यूज पे ये सारी चीजें टर्म यूज नहीं करते, तो इनको एक्सप्लेन करना भी मेरे थोड़ा टफ ही हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए ना, बस इतना तो समझ गया। आपने क्या करना है, बाहर साइड अल्फा लिखना है, आप साइक्लो लगाएंगे जब आप साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, अदरवाइज साइक्लिक नहीं है, देन आप सिंपली सिंपल नाम लिख दीजिए। और लेकिन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे आप क्राउन ईथर के केस पे नेमिंग करते थे, वही सेम नेमिंग यहाँ पर को कीजिए। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी कुछ पॉइंट देखिए, बाकी थ्योरी मटेरियल है वो आप समझ लीजिएगा, मैं स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा रफली आपको बता देती हूँ। ओके, तो देखो ना, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कैटिनिन और रोटेक्सेंस क्या है, वो ये बोलती है कि अगर
पहले केस में ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास क्या है ऐसा, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी हम लोग कैटिनेन की पढ़ रहे हैं, देन हम रोटेक्सेंस की पढ़ेंगे। तो कैटिनेन की थोड़ी लंबी है, सरदर्द है थोड़ी लेंथ, रोटेक्सेंस की तो छोटू सी है। ओके, तो देखो कैटिनेन के केस में ये बोल रहा है कि आपको पता है कैटिनेन के केस में हमारे पास 2 रिंग होगी। ओके, ये बोल रहा है अगर ये दोनों रिंग में क्या है कोई भी ग्रुप्स नहीं होंगे, दोनों रिंग में अभी यहाँ मैंने ग्रुप लगाया है, बट अगर ये मैं दोनों साइड से दोनों रिंग में ये बाहर के सब्स्टिट्यूएंट को हटा दूं, देन इस केस में यहाँ इस रिंग का कोई भी एंटीपोड नहीं होगा। एंटीपोड मतलब आप जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री में एनेंटियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं, वैसे ही क्या है इस रिंग के लिए कोई भी इसका आइसोमर नहीं होगा। ओके, दूसरी चीज, अगर आपने यहाँ पर को रिंग में क्या है बाहर से सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए हैं और इन केस क्या है ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, यहाँ पर को आप देख रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट तो आपने लगा दिए, बट ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट के केस में जो आपका ए है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपने फॉलो की, देन इसके आपको एनेंटियोमर्स मिल सकते हैं। ये आपके एनेंटियोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा अगर ए और बी एक दूसरे के इक्वल हो गए। ओके, तो बाकी चीज वही बोल रहा है, ये दोनों मेन है, ये आपके ऐसे ही बकवास से बीच में लिखे हुए हैं। ये बोल रहे हैं कैटेनियंस हैविंग ए सब्स्टिट्यूएंट इन ओनली अ वन ऑफ द टू रिंग, अगर आपके दोनों में से सिर्फ एक रिंग के पास क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट होगा, देन क्या बोल रहा है ये टू रिंग ऑफ द सॉरी ओनली वन ऑफ द टू रिंग आर द स्टीरियोकेमिकली रिलेटेड टू ए करस्पॉन्डिंग अनकैटिनेटेड मैक्रोसाइकिल। यानी कि इस केस में क्या होगी आपकी एक रिंग जो आपकी सब्स्टिट्यूटेड है वो आपकी दूसरी रिंग से क्या होगी स्टीरियोकेमिकली रिलेटेड होगी। और अगर आपकी क्या होगा दोनों रिंग में आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये दोनों रिंग में सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों में क्या होगा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, देन इस केस में ये क्या होगा एनेंटियोमर होगा, यानी कि एनेंटियोमर्स आपको शो कर सकता है। ओके, अगली चीज, अगला वही बोल रहा है कैटिनिन्स वेयर द ईच सब यूनिट कंटेन टू सब्स्टिट्यूएंट लोकेटेड ऑन ए डिफरेंट रिंग एटम आर जनरली एग्जिस्ट इन एन एनेंटियोमर पेयर, यानी कि उनके लिए आप एनेंटियोमर पेयर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगले केस में क्या बोल रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको एक्सेप्शनल केस आ जाएगा। एक्सेप्शनल केस का यहाँ पर एग्जांपल दिखाया हुआ है, ये क्या है आपके 2 एग्जांपल दिखाए हैं जिसमें आपको क्या है 2 अलग अलग रिंग है, ये आपकी एक रिंग है, यहाँ पर कोई नंबर ऑफ कार्बन नहीं दिखाया, देखो एक में m लिखा है एक में n लिखा है, यहाँ n लिखा है यहाँ m लिखा है। ओके, लेकिन इसके केस में क्या है यहाँ पर को अगर आप इन्हें चेक करेंगे तो ये आपके एकायरल और असिमेट्रिक होता है, जिनके लिए आप क्या कर सकते हैं एनेंटियोमर पेयर ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, तो बाकी जो है ये आपके कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये सारी चीजें पॉइंट आउट की थी कि ये सारे कॉन्सेप्ट में मतलब कि सारे कैटिनिन के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है कि अगर आपने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, सेम टाइप के नहीं है, देन इस केस में वो एनेंटियोमर पेयर बनाएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं होता, उसका एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर को दिखाया था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर को क्या है ये भी आपका थ्योरी मटेरियल है, इस पे आपको जस्ट इतना समझा देती हूँ। यहाँ पर को ये बोल रहा है ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये किसका है, आपको पता चल गया कैटिनिन का है। ओके, लेकिन कैटिनिन में भी क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला, 2 तो आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 2 आपकी रिंग है। ओके, लेकिन दूसरी जो रिंग है इसमें आपकी डबल रिंग है, यानी कि ये आपकी क्या होगी, यहाँ पर को अगर आप अल्फा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2, तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर को क्या है आपकी ये देखो ये लिखा है इन 2 कैटिनिन शोन इन अ बिलो, यहाँ आपको जो फिगर में दिखा है हैविंग ए वाइंडिंग नंबर, यहाँ पर को क्या है दोबारा से कॉइल बना हुआ है जिसका नंबर क्या है 2 कॉइल बने हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू आपने 2 लिखा। ये क्या है कभी भी आइडेंटिकल इमेज नहीं बना रही, आइडेंटिकल मिरर इमेज नहीं बना रही, इसलिए ये क्या होती है हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ओके, तो इसी के बारे में ऐसे बताया, ऐसे और एग्जांपल 3 कैटिनिन का भी एग्जांपल यहाँ पर को दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर को सिर्फ 2 कैटिनिन के रिस्पेक्ट पे आप बता सकते हैं, यहाँ पर को जो 2 कैटिनिन है ये कभी भी आपकी आइडेंटिकल मिरर इमेज नहीं बनाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है ये आपकी ऑप्टिकली एक्टिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, अब आगे बढ़िए, तो अब देखो रोटेक्सेन के केस में ये क्या बोल रहा है, रोटेक्सेन का केस भी क्या है सेम आपका कैटिनिन का जैसे जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, इसमें आपने जैसे ये बताना है यहाँ पर आपकी एक रिंग है यानी कि एक साइक्लिक रिंग है, एक आपकी लॉन्ग रिंग है। ओके, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर ये साइक्लिक रिंग में अगर आपका जो ये ए और बी है अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हुआ और आपका आर और आर डैश एक दूसरे के इक्वल नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर आप बोल रहे हैं फिगर में आपको दिखाया है रोटेक्सेन का, अगर आर और आर डैश एक दूसरे के इक्वल नहीं हुआ और ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं हुआ, देन ये स्पीसीज आपकी क्या होगी एकायरल होगी, और ये क्या होगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको शो करेगी, यानी कि एनेंटियोमर पेयर आपको शो कर सकती है। ओके, अब आगे बढ़ी, ये समझ में, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में इतना लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें देखो शॉर्ट नोट ही आता है, बट मैंने बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर दी है। ओके, बट आपको जितना पढ़ना है आपकी मर्जी आप उतना पढ़िए। ओके,
ओके। तो लास्ट आ गई आपकी सिंथेसिस। ओके, तो देखिए ना सिंथेसिस थोड़ी सी बोरिंग सी है, क्योंकि देखो हमने जो चीज सिंथेसाइज किया नहीं है तो वो हमको अच्छा भी नहीं लगता। ओके, बट कोई इश्यू नहीं, हमने करना है तो अब क्या कर सकते हैं। तो देखो जनरली आपको दो मेथड से आप इसकी कैटिनेन्स और रोटेक्सेन्स की सिंथेसिस करा सकते हैं, जिसमें दोनों मेथड के सिंपल फॉर्म में मैंने यहाँ पर को लिखा हुआ है। जिसमें से क्या है, जो आपका पहला मेथड है वो इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड वाला ज्यादा एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि मेन रीजन क्या होता है इनकी ईल्ड का। अगर आप पहला मेथड से अगर अपनी सिंथेसिस कराते हैं तो इतनी अच्छी ईल्ड नहीं मिलती जितनी आपको सेकंड के केस में मिलेगी। ओके, अब होता क्या, वो आपको मैं सिंपली बता देती हूँ, नोट्स में आपको शेयर करती हूँ। तो ये बोल रहा है पहले मेथड में आपने क्या करना है, ये बोल रहा है द फर्स्ट इज टू सिंपली परफॉर्म अ रिंग क्लोज रिएक्शन। यानी कि आपने क्या करना है, पहला जो मेथड हम यूज कर रहे हैं इसमें आपने क्या करना है, रिंग क्लोज रिएक्शन करा रहे हैं। इसका मतलब आपने क्या कराना है, एक रिंग में दूसरे एक रिंग आपने ले लिया, उसमें आप रिंग क्लोज रिएक्शन कराएंगे, वो भी इस होप से कि उस रिंग के अराउंड में एक दूसरी रिंग आपकी बन जाएगी। यानी कि आपने एक रिंग लिया, इस रिंग के लिए रिंग क्लोज रिएक्शन कराया और ये सोच के कराए कि इस रिंग के रिस्पेक्ट में आपकी दूसरी रिंग बनेगी। और अगर ऐसा होगा तो आप देखिए आपका कैटिनिन बन जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका डिजायरेबल कैटिनिन प्रोडक्ट एज अ मिल जाएगा। ओके, और इस रिएक्शन मैकेनिज्म को एक टर्म से जाना जाता है जिसे आप बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। यानी कि इस अप्रोच को आप बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ओके, लेकिन ये मेथड इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर को आपको क्या है, हाईली इनएफिशिएंट होता है ये मेथड। उसके साथ साथ इसको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड हाई डायल्यूशन ऑफ अ क्लोज रिंग। क्लोजिंग रिंग के लिए आपको क्या है, बहुत ज्यादा डायल्यूशन चाहिए। इसके साथ साथ जो आपको जो आपका प्रीफॉर्म्ड रिंग है, यानी कि मैंने क्या बोला, जिसकी रिस्पेक्ट में आपने रिंग क्लोजिंग रिएक्शन करानी है, वो भी आपको चाहिए, वो भी आपको लार्ज एक्सेस में चाहिए। इसलिए हम इस अप्रोच को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। ओके, अब दूसरे अप्रोच में क्या है, ये बोल रहा है द सेकेंड अप्रोच रिलाई ऑन द सुपरमोलिकुलर प्रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मैक्रोसाइक्लिक प्रिकर्सर। यानी कि आपको मैक्रोसाइक्लिक प्रिकर्सर में ये सारी चीज करानी है, हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर कॉमा भी है। ओके, कॉमा मेटल कोऑर्डिनेशन, अगला है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, और है आपका कोलम्बिक इंट्रैक्शन। इस इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, टेम्पलेट डायरेक्टेड बोलते हैं। टेम्पलेटेड डायरेक्टेड अप्रोच होता है ये आपका। इसमें क्या है, आपने ये सारी चीजें करानी है, बता हाई प्रेशर करानी, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन लगाएंगे वो आप हाई प्रेशर पे कराएंगे, जिसकी वजह से आपको जो कैटिनेस का जो एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, इसकी यील्ड आपको बहुत अच्छी मिलेगी, अप्रोक्स 90%। ओके, तो ये क्या है आपका दो मेथड होते हैं प्रिपरेशन के लिए, आपकी मर्जी। देखिए ये ना आपको जो टॉपिक आता है वो आता है आपका शॉर्ट नोट पे, बट ये टॉपिक बहुत बोरिंग, सभी के लिए बहुत बेकार सा रहता है। बट ये मैंने आपके लिए जितनी चीजें एडिशनल यहाँ पर को ऐड की है, इनमें से मे भी कुछ भी चीज आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो आप इसे अच्छे से लेक्चर एग्जाम पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका कैटिनिन और रोटेक्सिन। हमने बहुत बेसिक बेसिक चीजें देखी और मैंने आपको होप आपको समझा भी आई हो, समझ में भी आई हो। ओके, तो अभी हम लेक्चर को यहीं पर फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।